हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपना जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, और आज उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रपति टॉपिक में राष्ट्रपति से बनने से लेकर हटने तक की बात कर दी थी कि क्या योग्यताएं होती है, क्या शर्तें होती है, कौन कौन वोट देते हैं, क्या निर्वाचन पद्धति है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल की बात कर ली थी, त्यागपत्र की बात कर ली थी और महाभियोग की भी बात कर ली थी। अब देखो, आज राष्ट्रपति की शक्तियां और शक्तियों के पहले कुछ पॉइंट्स और बनते हैं राष्ट्रपति से स्पेशल, तो वो भी बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं, आर्टिकल 62 की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? आर्टिकल 62। यहाँ लिखा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव करा लिया जाना चाहिए। ये बात आर्टिकल 62 में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? 62 में। अनुच्छेद 62 देखो, 3 बातें कहता है। कितनी बात कहता है? 3 बात कहता है। 3 बात कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये कहता है कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भाई राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पूरा होने से पूर्व नए राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाएंगे। कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाएंगे। इस बात की मैं जैसे व्याख्या करूं आपको कि रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की क्या ली? शपथ ली। जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। और इनका कार्यकाल कब पूरा होगा? तो 25 जुलाई 2022 को। तो आर्टिकल 62 ये कहता है कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अर्थात 25 जुलाई 2022 से पूर्व नए राष्ट्रपति के चुनाव कर लिए जाएंगे। तो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाने चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है, दूसरी बात ये बनती है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव नहीं है और कार्यकाल पूरा हो गया, तो जो पूर्व राष्ट्रपति है वो क्या रहेगा? नए चुनाव तक या नए राष्ट्रपति तक वो बना रहेगा। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं होगा तब तक वो राष्ट्रपति पद पर रहेगा। इस बात को ध्यान से सुनना है कि 2022 की बात करें, 25 जुलाई 2022 को रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल पूरा होना है, परंतु किसी कारणवश नए राष्ट्रपति के चुनाव 25 जुलाई 2022 से पहले नहीं है, तो जो रामनाथ कोविंद है वो आगामी राष्ट्रपति तक क्या रहेंगे? यथावत रहेंगे। और तीसरी कंडीशन, आकस्मिक स्थिति। देखो, आकस्मिक स्थिति की बात होती है, जैसे मान लीजिए कि मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या हटा दिया गया, कुल मिलाकर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो क्या होगा? तो यहाँ लिखा गया है आर्टिकल 62 में कि यथाशीघ्र क्या करवाए जाएंगे? चुनाव करवाए जाएंगे। मृत्यु हो गई, महाभियोग द्वारा हटा दिया गया या त्यागपत्र दे दिया, कुल मिलाकर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। अर्थात 6 माह के अंदर अंदर क्या करवाए जाएंगे? चुनाव करवाए जाएंगे। तो अनुच्छेद 62 3 बातें कहता है। पहली बात तो वही कहता है कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव करवाने चाहिए, यही बात लिखी गई है। दूसरे पॉइंट की बात करता है कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति यथावत पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन होती है कि आकस्मिक स्थिति बन गई, मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या हटा दिया गया, तो क्या होगा? यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। आर्टिकल 62 ये कहता है कि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो यथाशीघ्र क्या करवाए जाएंगे? चुनाव करवाए जाएंगे।
और अधिकतम कितने माह में, तो 6 माह में चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये बात थी किसकी, तो आर्टिकल 62 की बात थी। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आर्टिकल 71 की बात की गई। किसकी बात की गई है, 71 की बात की गई। 71 क्या कहता है, आर्टिकल 71 या अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी प्रकार का कोई विवाद है, डिस्प्यूट है या कंट्रोवर्सी है तो क्या होगा। भाई चुनाव में विवाद देखो होता रहता है, अपने सरपंच के चुनाव चल रहे हैं, विवाद हो रहा है, उसने उसके बारे में ये बोल दिया, उसने उसके बारे में ये बोल दिया। तो कहने की बात है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो तो इस बात का उल्लेख किसमें किया गया है, 71 में किया गया है। अनुच्छेद 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यदि विवाद है तो क्या होगा, निर्णय कौन देगा, तो सुप्रीम कोर्ट। भाई किसी प्रकार का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में विवाद है तो इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार किसे दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के तो चुनाव में विवाद है और राजस्थान हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, नहीं कर सकता, जिला न्यायालय सुनवाई कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार आते हैं उन प्रारंभिक व मूल क्षेत्राधिकार के तहत ये बात है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद है तो सुनवाई केवल कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये अति महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सुनवाई कौन करेगा, तो विवाद होने पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अब देखो बात करते हैं शिकायत की। अपने यहाँ जिला कलेक्टर करता है सरपंच के चुनाव, शिकायत कौन कर सकता है, किसकी बात है, शिकायत। अपने जैसे 2020 में सरपंच चुनाव है तो शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्या कर सकता है, शिकायत कोई भी। आपकी ग्राम पंचायत में चुनाव है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद है तो शिकायत कौन करेगा, तो ध्यान रखना शिकायत केवल कौन कर सकता है, उम्मीदवार कर सकता है। कौन कर सकता है, उम्मीदवार। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, शिकायत कौन करेगा, उम्मीदवार। अन्य व्यक्ति की शिकायत वहां मान्य नहीं होती कि राष्ट्रपति के तो चुनाव है और शिकायत आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होगी। शिकायत केवल उम्मीदवार कर सकता है और कर भी कब सकता है, तो चुनाव के 30 दिन बाद तक क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज चुनाव है, क्या है, आज चुनाव है, तो आज कितनी तारीख है, 12 तारीख है, तो अगली 12 तक क्या कर सकता है, उम्मीदवार शिकायतें कर सकता है। चुनाव से पहले शिकायत नहीं की जाती है, जबकि अन्य चुनाव में चुनाव से पहले भी क्या की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। तो शिकायत उम्मीदवार करता है चुनाव होने के 30 दिन बाद। अब यहां से छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन यह है कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण की सुनवाई के दौरान, क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है 2016 में कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण की सुनवाई के दौरान भारत के किस राष्ट्रपति या भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में पेश होते हैं। चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दौरान सुनवाई चल रही थी, राष्ट्रपति चुनाव के भ्रष्ट आचरण की बात है, सुनवाई चल रही थी, और कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में क्या होते हैं, पेश होते हैं, तो वीवी गिरी राष्ट्रपति बार बार चर्चा में आता है। और वीवी गिरी है जो क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जब चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में भ्रष्ट आचरणों को लेकर सुनवाई चल रही थी तो वीवी गिरी सर्वोच्च न्यायालय में क्या होते हैं, पेश होते हैं। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम
2016 में पूछा गया। अब यहाँ तक बात पूछ ली गई, यदि आप पीसीएस की एग्जाम देते हो तो और डीपली क्वेश्चन बन सकता है कि इस समय सुनवाई कौन सी पीठ कर रही थी। तो इस पीठ के जो न्यायाधीश थे MS सीकरी, MS सीकरी, सीकर से मिलता जुलता है, अपने से मिलता जुलता है। MS सीकरी के न्यायाधीशों की पीठ थी, उसमें सुनवाई चल रही थी और वीवी गिरी क्या करते हैं, अपना न्यायालय में जाते हैं। वैसे ये भी बता देते हैं कि प्रणब मुखर्जी जो चुनाव जीतता है 2012 में, तो उसका मामला भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है लाभ के पद को लेकर। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति का जिस समय चुनाव लड़ते हैं उस समय भारतीय सांख्यिकी संगठन के क्या थे, अध्यक्ष थे। 5 सदस्यों की पीठ थी और निर्णय 3-2 से आता है। तो ये कई बार राष्ट्रपति के जिस वर्ष चुनाव होते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, और वर्तमान में तो है क्योंकि प्रणब मुखर्जी क्या हो गए हैं, देहांत हो गए हैं। तो इस बात बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है, अच्छा पॉइंट है कि इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बारी कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो तो सुनवाई करने का अधिकार किस न्यायालय को है। तो किस न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सुनवाई राष्ट्रपति करेगा। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो 71 में। आगे देखो बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर शिकायत कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार ही क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। और शिकायत कितने दिन तक कर सकता है, तो चुनाव होने के 30 दिन तक क्या कर सकता है, वो शिकायत कर सकता है। उसके बाद भी शिकायत नहीं चलेगी। चुनाव के पहले शिकायत नहीं चलेगी और चुनाव के बाद शिकायत 30 दिन तक चलेगी, 30 दिन के बाद शिकायत नहीं चलेगी। तो ये बात थी आर्टिकल 71 की। अब देखिएगा आगे विशेष अधिकारों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, विशेष अधिकारों की। देखो आर्टिकल 361 किसकी बात है, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति व राज्यपाल को क्या दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत, 361। राज्यपाल को भी इसी के तहत 361 के तहत। अब ये विशेष अधिकार होते क्या हैं, बहुत ही चर्चा का मामला रहता है। पहला सामान्य क्वेश्चन, वैसे केजरीवाल जी बहुत बार चर्चा में रहते हैं इस मामले को लेकर। तो अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्या है इसमें, इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति, किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर है। जैसे राजस्थान का राज्यपाल अपने पद पर है, पंजाब का राज्यपाल अपने पद पर है, या भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पद पर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर है तो कोई भी न्यायालय इन्हें क्या नहीं दे सकता, नोटिस नहीं दे सकता। कोई भी न्यायालय क्या नहीं दे सकता, नोटिस नहीं दे सकता। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अपराध किया है, किसी की हत्या की है, या मारपीट का कोई मुकदमा है, या कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला है। आपने काम किए और जैसे ही आपने भ्रष्टाचार किया करने के बाद आप देश के राष्ट्रपति बन गए, तो कोई न्यायालय आपकी क्या नहीं कर दे सकता, आपको नोटिस ही नहीं दे सकता। तो विशेषाधिकार के तहत बात की गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तो न्यायालय, कोई भी न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो, सेशन न्यायालय हो, कोई भी न्यायालय हो, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दे सकता।
चाहे मामला दीवानी हो या मामला फौजदारी हो, कौन सा हो, मामला दीवानी हो या फौजदारी हो, किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दे सकता। दीवानी मामले लेन देन से संबंधित होते हैं, फौजदारी मामले हत्या लूटपाट से होते हैं। परंतु यहां थोड़ा सा परिवर्तन किया गया कि दीवानी मामलों में 2 माह की पूर्व सूचना पर, कितने माह की पूर्व सूचना पर, 2 माह की पूर्व सूचना पर क्या की जा सकती है, जांच की जा सकती है। परंतु शिकायतकर्ता की संपूर्ण जानकारी, शिकायतकर्ता की संपूर्ण जानकारी किसके पास होनी चाहिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति की शिकायत की है तो राष्ट्रपति के पास, और राज्यपाल की शिकायत की है तो किसके पास, राज्यपाल के पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिकायत कर दी, जांच हो रही है तो विशेष अधिकार, राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत, 361 के तहत। राष्ट्रपति व राज्यपाल को कोई भी न्यायालय अनुच्छेद 361 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर है तो कोई भी न्यायालय उन्हें क्या नहीं दे सकता, नोटिस नहीं दे सकता। दीवानी मामलों को लेकर भी नोटिस नहीं दे सकता, फौजदारी मामलों को लेकर भी नोटिस नहीं दे सकता। परंतु 2 माह की पूर्व सूचना पर दीवानी मामलों की क्या की जा सकती है, जांच की जा सकती है। परंतु शिकायतकर्ता की संपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास होनी चाहिए। तो ये थी बात किसकी, विशेषाधिकार की, विशेष अधिकारों की बात की गई है। अब देखिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब पॉइंट आता है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की गई है। देखो क्या क्या अपन शक्तियों में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां पढ़ेंगे, न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां पढ़ेंगे, वित्तीय शक्तियां पढ़ेंगे, कूटनीतिक शक्तियां पढ़ेंगे, आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। कार्यकारी बोल सकते हैं या कार्यपालिका शक्तियां बोल सकते हैं, विधायी बोल सकते हैं या व्यवस्थापिका शक्तियां बोल सकते हैं, एक ही बात है। न्यायपालिका शक्तियां बोल सकते हैं या न्यायिक शक्तियां बोल सकते हैं। कूटनीतिक शक्तियां, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मेंस लेवल का क्वेश्चन बनता है, आरएस मेंस या यूपीएससी मेंस के लेवल का क्वेश्चन बनता है कूटनीतिक शक्ति से। वित्तीय शक्तियां जैसे अनुच्छेद 280 की बात की गई है, संचय निधि की बात की गई, आकस्मिक संचय निधि की, कार्यकारी में नियुक्ति की व्यवस्था, विधायी में, जैसे मैं छोटी छोटी बात बताऊं आपको, कार्यपालिका शक्तियों में आता है किसी की नियुक्ति करना है, राज्यपाल की है, प्रधानमंत्री की है, लोकसभा में 2 सदस्य हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य हैं, ये कार्यकारी शक्तियों में आते हैं। व्यवस्थापिका शक्तियों, विधायी शक्तियों में कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करे वो कानून नहीं बन सकता। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियों की बात करें, अनुच्छेद 72 की समाधान की शक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है। कूटनीतिक शक्तियाँ, कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, भारत में नहीं होती। लोग घर में कूटनीति करते हैं, घर में नहीं करनी, दूसरे में करनी। वित्तीय शक्तियाँ, भारत में वित्त आयोग है, आकस्मिक संचय निधि है, बजट है जो धन विधेयक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर है। और आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स, तो ये राष्ट्रपति की क्या है, शक्तियाँ हैं। अपन एक एक पॉइंट की बात करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक मैं बात बता देता हूँ कि जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, 1 घंटे का या 40 मिनट का वीडियो डालते हैं और उसमें कहते हैं कि इस क्लास से हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये केवल बैम है, ये दिखावा है।
जब तक आप पूरा डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन की कोई आस नहीं है। मैं राष्ट्रपति टॉपिक की बात करूं, कम से कम 15 क्लास राष्ट्रपति टॉपिक की होगी, और 15 क्लास पूरी पढ़ने के बाद आपको खुद को महसूस होगा कि वास्तव में मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो देखकर ये मत सोच लेना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। वो केवल क्या है, दिखावा है, आपको डाइवर्ट करने का एक क्या है, सिस्टम है। तो इसको पूरा विस्तार से हम बता रहे हैं। जो भी व्याख्या की है आज तक आप देख सकते हो, अपन ने पिछले 3 वीडियो डाले हैं तो उसका आप अध्ययन कर सकते हो। हर बात की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। आजकल किसी भी स्तर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति की जो ये शक्तियां हैं ये यहीं कंप्लीट नहीं है, इनके एक एक पॉइंट की बात करेंगे और उस पॉइंट में फिर पॉइंट बनेंगे, उनकी पूरी व्याख्या करेंगे। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी बड़ा पॉइंट है। राष्ट्रपति टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपकी एग्जाम किसी भी स्तर की हो, एसएससी की हो, एनटीपीसी की हो, डी ग्रुप की हो, राजस्थान पुलिस पटवारी। ये ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में आता है, चाहे किसी भी स्तर की एग्जाम हो, राष्ट्रपति टॉपिक आपका मिलेगा। चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी एनीवन एग्जाम हो, सब में राष्ट्रपति टॉपिक आता है और एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। और उसमें आप 10 मिनट का वीडियो देखकर ये मत सोच लेना कि हाँ राष्ट्रपति टॉपिक मेरा को आता है। तो पूरा डिटेल में पढ़े, देखिएगा। राष्ट्रपति की आगे बात करते हैं शक्तियों की। पहली शक्तियां हैं आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स की बात की गई। देखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया। तो किस भाग में किया गया है, भाग 18 में किया गया है। अब इस बात को सुनना आपको, प्रत्येक भाग में अलग अलग क्या होती है, व्याख्या होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, मूल अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व किस में है, भाग 4 में। मूल कर्तव्य किस में है, भाग 4 क में है। संघ सरकार किस में, भाग 5 में। राज्य सरकार किस में, भाग 6 में। नागरिकता किस में, भाग 2 में। संघ और राज्य क्षेत्र किस में, भाग 1 में। संविधान संशोधन किस में, भाग 20 में। राजभाषा किस में, भाग 17 में। निर्वाचन आयोग किस में। तो इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन बन सकता है कि आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 18। एक तरफ आपको भाग दे दें और एक तरफ क्या दे दें, पॉइंट दे दें, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो उसका मिलान करने से संबंधित यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। वैसे आजकल सीधा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में, परंतु मिलान करने वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरी बात करें अपन कि आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक किसका उल्लेख है, आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपातकालीन शक्तियों के संबंधित अनुच्छेद है, आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है या आर्टिकल है। तो 352 से 360 तक किसकी बात की गई है, आपातकालीन शक्तियों की बात की गई है। यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि आपातकालीन शक्तियाँ भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो आपातकालीन शक्तियाँ भारतीय संविधान में जर्मनी देश से ली गई। जैसे कि जैसे इमरजेंसी पावर से राष्ट्रपति के पास होते हैं, सेम इमरजेंसी पावर किसके पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास, भारत में है, जर्मनी में है। जैसे किसके पास है, भारत के पास। जो पावर्स जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के पास हैं, सेम पावर्स किसके पास हैं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एंजेला मार्केल की बात आई है तो बता देते हैं। फोर्ब्स जो पत्रिका होती है वो पत्रिका हर साल क्या करती है, शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची जारी करती है, शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करती है। जैसे मैं पिछली सूची की बात करूं तो विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग था, ठीक है। दूसरा सबसे ताकतवर कौन, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। शी जिनपिंग से पहले व्लादिमीर पुतिन ही थे।
वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग है। और दुनिया का सबसे चौथा ताकतवर व्यक्ति कौन है? तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। और एंजेला मार्केल का आपको ध्यान रखना है, एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर है वो दुनिया की सबसे ताकतवर महिला है। दुनिया की सबसे ताकतवर महिला कौन? एंजेला मार्केल। विश्व की चौथी ताकतवर व्यक्ति ऑल ओवर में बात करें तो भी कौन? एंजेला मार्केल। अब जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं मिलाकर आप याद कर सकते हो दोनों बात, दोनों क्वेश्चन आपको क्या हो सकते हैं? याद हो सकते हैं। ताकत की बात की गई है, आपातकालीन शक्तियां ताकत एकता की प्रतीक है। आपातकालीन शक्तियां कि जब भी भारत में संकट आता है तो भारत एकता में बनता है। तो ताकत की बात की, एकता है तो सीधी सी बात आप में क्या है? ताकत है। एकता है तो आप में क्या है? ताकत है। और सीधी सी बात है कि आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है? ताकत की शक्तियां कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। अब यहां ध्यान रखना आपको कि आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं? तो कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां है। 3 प्रकार की कौन कौन सी है? देखो, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इन तीनों में क्या है? आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 352 में किया गया है, 356 में किया गया है और 360 में किया गया है। देखो अनुच्छेद 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल। किसकी बात की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 के तहत आता है राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 के तहत कौन सी? वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार की भारत में क्या है? आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, या इसे बोल सकते हैं राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी की बात कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर सकते हैं। तो भारत में आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। तो यहाँ से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में? 18 में। किन अनुच्छेदों में? 352 से 360। किस देश से? जर्मनी से। आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 राष्ट्रपति शासन, या इसे राज्य आपातकाल या स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है अगला कि एक तरफ ये 3 अनुच्छेद दे दें और एक तरफ क्या दे दें? कोटेशन, और मिलान कीजिएगा निम्न में से गलत कौन सा है या सही कौन सा है। इस प्रकार से 3-4 टाइप के यहाँ से क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं। उच्च स्तर की बात की जाए, यदि छोटे स्तर पर बात करें तो सीधा क्वेश्चन दे सकता है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? तो किस अनुच्छेद के तहत? 352। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के? यह क्वेश्चन ऐसा बन सकता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? 356। तो कुल मिलाकर यहाँ से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ जो टॉपिक है, इससे संबंधित सामान्यतः क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये हर बार चर्चा में रहती है। कई बार महाराष्ट्र में रहती है, कई बार दिल्ली में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की स्थिति राजस्थान में भी बनी थी। तो कैसा भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी।
पहला क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 352 में। कि राष्ट्रीय आपातकाल है जो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। अब देखिएगा यहां से किन स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, किस कंडीशन में, किस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो निम्न 3 परिस्थितियों में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब देखो 3 परिस्थितियां कौन कौन सी है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पहली परिस्थिति आती है युद्ध। किसकी बात की गई है? युद्ध की बात की गई है। युद्ध, या ऐसा भी दे सकता है भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर, किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर, इनकी अलग अलग व्याख्या करेंगे वैसे। दूसरा आता है बाह्य आक्रमण। तीसरा आता है सशस्त्र विद्रोह। ये 3 परिस्थितियां होने पर क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल कितनी परिस्थितियों में? निम्न 3 परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। युद्ध या भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यह एक शब्द है सशस्त्र विद्रोह। देखो सशस्त्र विद्रोह शब्द की बात की जाए, यह सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था। यहां क्या लिखा था? पहले यहां लिखा था आंतरिक अशांति। क्या लिखा था? आंतरिक अशांति। आई बात समझ में? और 44वां संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या लिख दिया? सशस्त्र विद्रोह। तो लिख सकता है अगला, अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख नहीं है? 4 कोटेशन देगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति। तो ध्यान रखना वर्तमान में आंतरिक अशांति जैसे शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में नहीं किया गया। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसे हटाकर क्या लिख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। अब देखो सशस्त्र विद्रोह क्या होता है, बाह्य आक्रमण क्या होता है, युद्ध क्या होता है, इनकी बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं युद्ध। भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध, भारत चीन के मध्य युद्ध। दूसरी बात करें बाह्य आक्रमण, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करें तो बाह्य आक्रमण, चीन भारत पर आक्रमण करे तो बाह्य आक्रमण। इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा अंतर है, शब्द एक ही है, चाहे युद्ध बोले चाहे बाह्य आक्रमण बोले, बात क्या है? एक ही है। परंतु भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति की विदेश नीति है। भारत कभी किसी पर अटैक नहीं करेगा। भारत पर तो क्या होंगे? बाह्य आक्रमण होंगे और भारत उनकी प्रक्रिया देगा। साथ में अंबेडकर ये भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर भारत क्या कर सकता है? किसी युद्ध में भाग भी ले सकता है। तो ये दोनों बात है। भारत द्वारा किसी युद्ध में, भारत की संसद ये घोषणा कर दे कि भारत क्या ले रहा है? युद्ध में भाग ले रहा है। बाह्य आक्रमण, कोई राष्ट्र भारत पर आक्रमण कर दे तो बाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह, ये बड़े कन्फ्यूजन की स्थिति है। सशस्त्र विद्रोह का अर्थ ये होता है कि भारत का ही कोई संगठन भारत में हथियारों सहित क्या कर दे?
विरोध प्रारंभ कर दें तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब इस बात को बहुत ही उच्च स्तर पर ले रहे हैं। उच्च स्तर पर बात ये ले रहे हैं कि अनुच्छेद 352 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 352 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इस बात को सुनना है ध्यान से। स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इन तीनों परिस्थितियों के होने, या तो ये तीनों परिस्थितियां हैं या होने की संभावना होने पर, तीनों परिस्थितियों के होने या होने की संभावना होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या तो भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो गए, बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो लगाया जा सकता है। होने की संभावना, जैसे वर्तमान में भारत और चीन के मध्य चुनाव चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध हो सकता है, तो संभावना को लेकर भी क्या लगाया जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी बात बताएं, पुलवामा अटैक हुआ था, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ? तनाव हुआ, और ऐसा लगा कि युद्ध हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आई बात समझ में? अब देखिएगा नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का आज तक कितनी बार प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 352 का आज तक कितनी बार प्रयोग किया गया? तो अनुच्छेद 352 का आज तक 3 बार प्रयोग किया गया। कितनी बार किया गया है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। तो 3 बार कब लगाई गई है बताते हैं। बताएं देखिए आप, पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग कब किया गया? तो आज तक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कितनी बार लगाया गया है? 3 बार लगाया गया है। पहली बार कब लगाया गया, बात करते हैं। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए, 3 बार टोटल प्रयोग किया गया है। पहली बार कब? तो पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। 26 सितंबर 1962 की बातें की जाती है। वर्ष याद कर लेना, डेट याद नहीं करनी, नहीं तो बहुत ही डीपली मामला हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया, नेशनल इमरजेंसी कब लगाई गई? तो 1962 में लगाई गई। कब की बात? 1962। या क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब से कब तक लगाया गया? तो 1962 से 1968, 62 से 68 तक क्या लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया पहली बार। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन? तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन? तो इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित नेहरू। नेहरू जी इस समय क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री। और कारण क्या था? भारत चीन युद्ध। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? तो 1962 में। कब से कब तक लगा? तो 62 से 68 तक। भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कारण क्या था? भारतीय चीन युद्ध। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे युद्ध हो गया। युद्ध होने के पीछे कारण होता है, लड़ाई होने के पीछे क्या होता है? कारण होता है। जे थान कई दिन डीजे पर नाचे जा जाए, उड़ेटावा लाग जाने का आपा डीजे पर नाचा, बारे ऐसी उड़ेट के ब्याह ही को नहीं आ रहा, बोले उड़ेट कुठे बारा नाग लपेटा कटे लेवा। कई दिन जिम्या हो जाना, जिम्बा की मनवा जाए,
कई दिन घूमया जाए तो घूमवाई बनवा जाए, पर कहीं को नहीं आना बोले रट दिया कई दिन का, बोले आज रट दे रहा कोई कारण होता है, उसके पीछे क्या करते हैं अपन, लड़ाई करते हैं। तो भारत चीन युद्ध किस कारण होता है, इसकी बात की भी अपन व्याख्या करते हैं। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब से कब तक, 1962 से 68, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नेहरू जी, और कारण भारत चीन युद्ध। अब देखो बात को सुनना है। मान लीजिए ये आपका भारत है, कौन है, भारतीय राजनीति में भारत गोली है। भारत के जस्ट पास में यह देश कौन सा, तिब्बत। आज तो तिब्बत चीन में है, चीन का अधिकार है। और इसके जस्ट पास में देश कौन सा, तिब्बत के जस्ट ऊपर देश आता है चीन। कौन आता है, चीन। देखो युद्ध होने के पीछे घटना क्या घटती है, घटना यह घटती है कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, परंतु चीन इस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिकार। और वर्ष 1953 की बात है, 1953 की बात है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद आपने एक डेट सुनी होगी, 29 अप्रैल 1954। कब की बात है, 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता होता है जिसका नाम है पंचशील समझौता। भारत की विदेश नीति की जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी समझौते के दौरान पंचशील समझौता कब हुआ, तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ। और यह समझौता किन किन के मध्य हुआ, तो भारत के तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के राष्ट्रपति कौन थे इस समय, चाउ उन लाई। कौन, चाउ उन लाई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व चीन के राष्ट्रपति चाउ उन लाई के मध्य ये पंचशील समझौता हुआ। और इस समझौते की मुख्य शर्त, वैसे 5 शर्तें थी, कि दोनों देश आपस में शांति रखेंगे, आपस में कोई विवाद नहीं होगा, ये कुछ बातें थी। तो तुम्हारे घर मत आई, मैं थारे घर को नहीं आऊँ। अब क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाउ उन लाई को कह देता है कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, इन्हें आप परेशान नहीं करना है, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चाउ उन लाई का स्टेटमेंट आता है कि तिब्बत अब मेरा ही भाग है, मैं इन्हें क्यों परेशान करूंगा। ये बात कौन बोलता है, तो चाउ उन लाई बोलता है। अब धीरे धीरे घटना क्या घटती है, धीरे धीरे घटना ये घटती है कि जो ये तिब्बत देश था, ये बात ध्यान रखनी है कि विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा, चीन। और सर्वाधिक देशों के साथ विवाद भी किसका, चीन का। तिब्बत जब स्वतंत्र देश था उस समय चीन की सीमा भारत के साथ नहीं लगती थी, ठीक है, केवल तिब्बत की सीमा लगती थी, चीन की कोई सीमा नहीं लगती थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे तिब्बत स्वतंत्रता की मांग उठती है कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था और रहेगा। जैसे मान लीजिए कि क्षेत्र में मांग उठी तो चीन की सेना आती और कार्रवाई करती और वापस चली जाती, रात को आती, दिन में नहीं आती। जैसे मोदी जी ने भी एक बार रात को क्या स्ट्राइक कर, एक बार सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मतलब मामलों जचा दियो। मान लीजिए फिर यहाँ मांग उठी तो यहाँ चीन की सेना ही कार्रवाई की और वापस चली गई। जहाँ जहाँ मांग उठ रही थी वहाँ चीन की सेना कार्रवाई कर रही थी। धीरे धीरे मतलब तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोगों को क्या किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। अब क्या होता है कि इसी समय एक धर्मगुरु था जिसका नाम था दलाई लामा। नाम सुना होगा आपने, दलाई लामा। अब दलाई लामा क्या करता है, यह भी तिब्बत स्वतंत्रता की मांग करता है, परंतु दलाई लामा को ऐसा लगता है कि मेरा भी नंबर आने वाला है, 1-2 दिन में मेरी भी फाइल क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है।
1-2 दिन में मेरी भी फाइल क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो दलाई लामा क्या करता है, तिब्बत छोड़कर कहाँ आ जाता है, भारत आ जाता है। और भारत आते भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर, धर्मशाला का नाम तो सुना होगा आपने, क्रिकेट स्टेडियम है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, धर्मशाला। और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर दलाई लामा को क्या दे दी गई, शरण दे दी गई। अब जैसे शरण दी गई, जैसे शरण दी गई तो चीन के राष्ट्रपति चाओ उन लाई का पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम लेटर आता है कि हमारे जो भी विरोधी हैं उन्हें वापस कहाँ भेज दिया जाए, चीन भेज दिया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा है। अतिथि किसके समान है, देवता के समान है। अतिथि किसके समान है, देवता के समान। दलाई लामा कब आया था, भारत 1960 में आया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि अतिथि देवो भव, भारत में अतिथि देवता के समान है, दूसरे देशों से है। और आप देखते हो गांव में अतिथि देवता के समान होता है, शहरों में तो समझ ही गए आप, हाल की हालत देखी होगी कैसी होती। तो यह क्या होता है, चाओ उन लाई कहता है कि कोई बात नहीं, आपका अतिथि है, आप रख लें, आप जाने और आपका काम जाने। अब चीन सोचता है, चाओ उन लाई सोचता है कि भारत का इलाज किया जाना क्या है, आवश्यक है, क्योंकि भारत मेरा क्या कर रहा है, लगातार विरोध कर रहा है। यदि इसी प्रकार से विरोध करता रहा तो आने वाले समय में चीन किसके हो जाएगा, भारत के गुलाम हो जाएगा। और वो क्या कहता है कि भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है और इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1914 में किया गया था। और चीन ये कहता है कि जो भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये सही नहीं है, ये अंग्रेजों द्वारा निर्धारित थी, न कि भारत और चीन द्वारा निर्धारित थी। ये बात कौन कहता है, चाओ उन लाई कहता है। और साथ में चाओ उन लाई कहता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर किसका अधिकार है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर चीन का अधिकार है। और इस मैकमोहन रेखा को लेकर वर्ष 1962 में भारत चीन क्या होता है, युद्ध होता है। कब हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू बीबीसी रेडियो चैनल में घोषणा करता है चीन परेशान कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र खाली करवा दिए गए, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। अब देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखो युद्ध प्रारंभ हो गया। तो युद्ध प्रारंभ होने के बाद क्या होता है, युद्ध प्रारंभ भारत की युद्ध में जो होती है, आप समझिए, आप कहते हैं ना 1962 वाला भारत नहीं है, हम पक्के राष्ट्रवादी हैं, देश की खई, समझ गए आप। तो क्या होता है कि युद्ध में क्या होता है कि जैसे ये अपना जम्मू कश्मीर है और इस जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र पर कौन अधिकार कर लेता है, चीन अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है, चीन। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर चीन अधिकार कर लेता है। और वर्तमान में जो ये लाइन है ये किस नाम से, LAC। एक LOC आती है और एक LAC आती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसके क्षेत्र वाला ये भारत का ये भाग किसके पास चला गया, चीन के पास चला गया है। तो LAC की बात हो गई। अब देखेगा इसकी बात करते हैं। वर्तमान में जो भारत चीन पेंगोंग झील है, ये पेंगोंग झील यहाँ है, ये पेंगोंग झील इस प्रकार से, इसमें क्या है 8 फिंगर लेक हैं, 4 भारत में आते हैं, 4 फिंगर लेक कहाँ आते हैं, चीन में आते हैं। और ये चौड़ी नीप वाली पेन के कारण ये क्या है, ज़्यादा विवाद चल रहा है। ये 2 किलोमीटर चौड़ी लाइन है, इसका ध्यान रखना। तो चीन द्वारा भारत पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया।
तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब से कब, तो 1962 से 68। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कारण क्या, भारत चीन युद्ध। और युद्ध क्यों होता है, कारण मैंने बताई दिया आपको। अब दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, तो 1971 से 77। कारण क्या, भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश के विभाजन को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन, तो वीवी गिरी। तीसरी बार 1975 से 77। ये अपन नेक्स्ट क्लास में इनकी बातें करेंगे। अब ध्यान रखना 1965 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ने, परंतु 1965 में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया, क्योंकि 1962 वाला राष्ट्रीय आपातकाल ही वहां चल गया था। तो ये था आपकी कुछ आज राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट 2 वीडियो और आएंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित, तब जाकर आपका टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो वीडियो पूरा पढ़ें, धैर्य से पढ़ें, और 5 मिनट 10 मिनट का विश्वास नहीं करें कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 5 मिनट का वीडियो देंगे और आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। हम पूरा पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।